नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने अब कहा है कि 11 महीने पहले भारतीय कुश्ती पर जो दाग लगा था वो भगवान हनुमान की कृपा से धुल गया है। इससे पहले भारतीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए संजय सिंह ने कहा था कि सच की जीत हुई है। बता दें, संजय सिंह ब्रजभूषण के करीबी माने जाते हैं। जिस दिन संजय सिंह को भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष चुना गया है उसके बाद साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया और बजरंग पूनिया ने पद्मश्री लौटाने का ऐलान कर दिया और कर्तव्य पथ पर फुटपाथ पर रखकर चले आए। अरब सागर में भारतीय तट के पास एक इजरायली मर्चेंट शिप पर ड्रोन हमले की खबर सामने आ रही है। ये जानकारी ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा फर्म एमरे के हवाले से आई है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार हमले के बाद मर्चेंट शिप में आग लगने की बात भी कही जा रही है। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जानकारी में सामने आया है कि कुछ नुकसान हुआ है और जहाज पर पानी आ गया है। ये इजरायल से जुड़ा जहाज बताया गया है। भारतीय नौसेना के एक अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि उसने शनिवार सुबह मदद के अनुरोध का जवाब दिया है। एक अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर कहा कि चालक दल में 20 भारतीय शामिल हैं और जहाज फिलहाल पूरी तरह सुरक्षित है। भारतीय नौसेना पूरी मदद पहुंचा रही है। माना जा रहा है कि ये हमला इजरायल हमास युद्ध से जुड़ा हो सकता है। यह ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने किया हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि इस दावे को लेकर किसी तरह का खास इनपुट सामने नहीं आया है। एबीपी सी वोटर के सर्वे के मुताबिक 2024 में कर्नाटक की 28 सीटों पर बीजेपी को 22 से 24 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को मात्र 4 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा तेलंगाना की 17 सीटों पर कांग्रेस को अधिक सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 9 से 11 सीटें मिल सकती हैं और बीजेपी को 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं और बीआरएस को 3 से 5 सीटें और अन्य को 102 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। एबीपी सी वोटर सर्वे के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी सुपड़ा साफ कर सकती है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर बीजेपी 9 से 11 सीटें जीत सकती है। इसके अलावा कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। टाइम्स नाउ और ईटीजी ने सर्वे किया है। सर्वे के दौरान जब ये सवाल पूछा गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे क्या मोदी के सामने इंडिया गठबंधन को जिता पाएंगे, इसके जवाब में सिर्फ 28% ने कहा कि हाँ, खड़गे जिता सकते हैं, लेकिन 26% लोगों ने खुलकर कहा कि नहीं, कोई और चेहरा होना चाहिए। लेकिन 46% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि चेहरा कोई भी हो, मोदी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी एक बड़ा हिस्सा कह रहा है कि मोदी के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। टाइम्स नाउ ईटीजी के सर्वे से स्पष्ट है कि मोदी के सामने इंडिया गठबंधन का कोई टिक नहीं पा रहा है। नीतीश जरूर सभी के मुकाबले लोकप्रिय हैं, लेकिन वो भी पीएम मोदी को टक्कर नहीं दे सकते हैं। कर्नाटक में हिजाब बैन को लेकर सीएम सिद्धरामैया पलटी मार गए हैं। उन्होंने कहा है कि अभी तक ऐसा नहीं किया है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा, किसी ने मुझसे हिजाब पर प्रतिबंध हटाने को लेकर सवाल पूछा था तो उसके जवाब में मैंने उन्हें जवाब दिया था कि सरकार इसे रद्द करने पर विचार कर रही है, लेकिन अभी तक ऐसा किया नहीं है। बता दें, हिजाब बैन हटाने को लेकर सिद्धरामैया के बयान के बाद राजनीति शुरू हो गई है। कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने राज्य के मुख्यमंत्री पर धर्म के आधार पर बांटने का आरोप लगाया है। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने हिजाब विवाद पर कहा है, ये कर्नाटक का आंतरिक मामला है, वहां के सीएम फैसला ले सकते हैं। सिद्धरामैया के द्वारा ये कहने कि हिजाब बैन हटाने पर सरकार विचार कर रही है, बीजेपी उन पर हावी हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि केवल मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए उन्होंने ये फैसला किया है। येदियुरप्पा ने कहा कि किसी ने सिद्धरामैया से इस हिजाब वाले फैसले को वापस लेने की मांग नहीं की थी। सभी समुदाय एक साथ हैं, क्लास में शामिल होने के लिए एक जैसी यूनिफॉर्म की जरूरत होगी, ये कोर्ट ने तय किया है। सिर्फ मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए सिद्धरामैया ने जल्दबाजी में ये फैसला किया है। मैं इसकी निंदा करता हूं और उन्हें यह फैसला तुरंत वापस लेना चाहिए। आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता उन्हें सबक सिखाएगी। एबीपी सी वोटर ने 2024 को लेकर सर्वे किया है। सर्वे में लोगों से पूछा गया है कि क्या मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का फायदा बीजेपी को यूपी और बिहार में होगा। इसको लेकर बीजेपी के पक्ष में लोगों ने वोट किया है। 48% लोगों ने कहा है कि हाँ, इसका फायदा बीजेपी को यूपी और बिहार में होगा। इसके अलावा 37% लोगों ने कहा कि फायदा नहीं होगा, तो 15% ने कहा कि उनको इसकी जानकारी नहीं है। कुल मिलाकर फायदा कहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। अब देखते हैं कि 2024 को देखकर खेला गया बीजेपी का ये दांव कितना कामयाब होगा। एबीपी सी वोटर ने 2024 को लेकर सर्वे किया और लोगों से पूछा कि 2024 में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा। 41% लोगों ने सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी को बताया, तो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर को बताया गया है। राम मंदिर को सबसे बड़ा मुद्दा बताने वाले 28% लोग थे और 10-10% लोगों ने जातीय गणना और कालाधन को मुद्दा बताया। जब दूसरा सवाल उनसे पूछा गया कि जातीय जनगणना को मुद्दा बनाने से विपक्ष को कितना फायदा होगा,
तो 37% ने हाँ में जवाब दिया और कहा कि उनको फ़ायदा होगा, तो 41% ने कहा कि इसका फ़ायदा विपक्ष को नहीं होगा, यानी विपक्ष को फ़ायदा नहीं हो, और 11% ने कहा उनको पता नहीं है। 2024 को लेकर कराए गए ईबीपी सी वोटर के सर्वे में जब लोगों से सवाल पूछा गया कि क्या 2024 के चुनाव तक विपक्षी गठबंधन इंडिया एकजुट रह सकता है, तो 37% लोगों ने कहा कि हाँ ये रह पाएगा, तो 50% ने कहा एकजुट नहीं रह पाएगा, और 13% लोगों ने कहा उनको कुछ पता नहीं है। जब उनसे दूसरा सवाल पूछा गया कि इंडिया का पीएम चेहरा किसको बनाना चाहिए, तो 40% लोगों ने कहा कि राहुल गांधी को पीएम फेस बनाना चाहिए, तो 13% लोगों ने केजरीवाल को, 10% ने नीतीश कुमार को और 9% ने ममता बनर्जी को पीएम फेस बनाने की बात कही, और 34% ने कहा कि उनको कोई अंदाजा नहीं है। खबर है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को जेडीयू प्रमुख के पद से हटा सकते हैं। ये फैसला 29 दिसंबर को दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान लिए जाने की संभावना है। बैठक हंगामेदार होने की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी के मद्देनजर ये बैठक बुलाई गई है। हालांकि ललन सिंह समय समय पर नीतीश कुमार की तारीफ करते रहे हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया है कि नीतीश अब उन्हें हटाने के बारे में सोच रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार खुद पार्टी प्रमुख का पद संभाल सकते हैं। मुख्यमंत्री के करीबी वरिष्ठ नेताओं ने भी उन्हें यही सुझाव दिया है। हालांकि ये भी संभावना है कि नीतीश कुमार पार्टी में एक और प्रमुख नियुक्त कर सकते हैं। हालांकि इस फैसले से पार्टी के भीतर दरार पैदा हो सकती है। कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए शुक्रवार को अपनी घोषणा पत्र समिति का गठन कर दिया है। पार्टी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की ओर से जारी एक बयान में बताया गया है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम इस समिति के अध्यक्ष होंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव को 16 मेंबर की समिति का संयोजक बनाया गया है। पार्टी ने बताया है ये कमेटी तत्काल प्रभाव से सक्रिय मानी जाएगी। इस समिति के अन्य 14 मेंबर्स में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, जयराम रमेश, शशि थरूर, मणिपुर के पूर्व डिप्टी सीएम गाईखंगम गंगमेई, लोकसभा में पार्टी के उपनेता गौरव गोगोई, प्रवीण चक्रवर्ती, राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, केरल के पूर्व मंत्री के राजू, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री ओंकार सिंह मार्कम, राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन, गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी और गुरदीप सप्पल हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में खालिस्तानी समर्थक नारों के साथ एक हिंदू मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। घटना नेवाक शहर की है। तस्वीरें हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने एक्स पर साझा की हैं। इसमें स्वामी नारायण मंदिर वासना संस्था की दीवारों पर नारे लिखे हुए दिख रहे हैं। ये नारे उसी अंदाज में लिखे गए हैं जिस तरह कनाडा और भारत में पिछले दिनों नजर आए थे। अमेरिका में लिखे गए नारों में खास बात यह है कि इसमें पीएम मोदी के खिलाफ नफरत भरी बातें लिखी गई हैं। फाउंडेशन ने जोर देकर कहा है कि घटना की जांच घृणा अपराध के रूप में की जानी चाहिए। चर्चित यूट्यूबर और मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा लगातार गलत बातों के कारण चर्चा में बने हुए हैं। पहले स्कैम एक्सपोज नाम से चल रहे थे और अब पत्नी के साथ मारपीट के आरोप में नोएडा में एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि अभी तक इस घटना के संबंध में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। सोशल मीडिया पर घटना से जुड़े कई वीडियो भी शेयर किए जा रहे हैं। नोएडा पुलिस का कहना है इन वीडियो की भी जांच की जा रही है। विवेक बिंद्रा की हाल में शादी हुई है। उनकी पत्नी के भाई की तरफ से दी गई शिकायत पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित महिला के बयान दर्ज किए गए हैं। अभी विवेक बिंद्रा का बयान नहीं हुआ है। जिन धाराओं के तहत एफआईआर है, अगर गिरफ्तारी जरूरी हुई तो गिरफ्तार किया जाएगा। डीसीपी के मुताबिक घटना की जांच की जा रही है। आगे की कार्रवाई तथ्यों और जांच के आधार पर होगी। विवेक बिंद्रा की 6 दिसंबर को शादी हुई थी। पत्नी के साथ मारपीट की यह घटना 7 दिसंबर को बताई गई है। सोशल मीडिया पर उनकी पत्नी के साथ बहस के वीडियो भी शेयर किए जा रहे हैं। विवेक बिंद्रा चर्चित यूट्यूबर हैं और बड़ा बिजनेस के सीईओ हैं। हाल ही में विवेक बिंद्रा जातिवादी टिप्पणियों को लेकर भी विवादों में फंसे हुए हैं। विवेक बिंद्रा इससे पहले चर्चित यूट्यूबर संदीप माहेश्वरी की वजह से चर्चाओं में रहे। उनका वो विवाद चल ही रहा है। पूरे इंटरनेट पर दोनों का कथित झगड़ा काफी सुर्खियों में है। ये पूरा झगड़ा कथित स्कैम से शुरू हुआ था। अब दोनों यूट्यूबर सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे के सामने आ गए हैं। खुलेआम वीडियो डालकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मामला लीगल एक्शन तक जा पहुंचा है। दरअसल विवाद की शुरुआत तब हुई जब 11 दिसंबर को संदीप माहेश्वरी ने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया। इस वीडियो में उन्होंने बिग स्कैम एक्सपोज करने का दावा किया। वीडियो में वो बिजनेस सिखाने के नाम पर हजारों रुपए के कोर्स खरीदने वाले लोगों के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने इसे एक बड़ा स्कैम बताया। वीडियो में वो 2 लड़कों से बात कर रहे हैं। एक लड़का बताता है कि उसने एक बड़े यूट्यूबर से 50,000 रुपए में एक कोर्स खरीदा। वहीं दूसरे ने बताया कि उसने इसके बदले में 35,000 रुपए दिए। लड़कों ने बताया कि उन्हें उस कोर्स को आगे के लोगों को बेचने के लिए कहा जाता है। ये इस तरह की मल्टी लेवल मार्केटिंग है और कुछ नहीं होता। वो फंस गए। इसके बाद संदीप माहेश्वरी ने इसे एक तरह का स्कैम बताया और कहा इसे रोका जाना चाहिए। हालांकि 10 मिनट तक के इस वीडियो में उन्होंने किसी भी बिजनेस गुरु का नाम नहीं लिया।
लेकिन वीडियो अपलोड होने के बाद सोशल मीडिया पर संदीप माहेश्वरी और स्टॉप स्कैम बिजनेस ट्रेंड करने लगा। इसके बाद अगले दिन संदीप माहेश्वरी ने यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में दावा किया कि कुछ लोग मेरी टीम पर वीडियो हटाने का दबाव बना रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो किसी भी हालत में वीडियो नहीं हटाएंगे। उन्होंने दावा किया कि स्कैम का खुलासा करने वाले शख्स को भी बयान बदलने के लिए बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। मुझे लग रहा है ये खराब होने वाला है, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं क्योंकि मैं एक स्टैंड हमारे समाज के लिए ले रहा हूं। यहाँ तक विवेक बिंद्रा का नाम सामने नहीं आता, लेकिन इस पोस्ट के बाद विवेक बिंद्रा ने एक पोस्ट किया और संदीप माहेश्वरी को खुली चुनौती दे दी। इसके बाद विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी सार्वजनिक तौर पर आमने सामने आ गए। संदीप माहेश्वरी ने दावा किया कि विवेक बिंद्रा ने उनकी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी है और फिर विवेक बिंद्रा ने भी कई आरोप लगाए। ये मामला यहाँ भी थमा नहीं। संदीप माहेश्वरी ने फिर एक वीडियो अपलोड किया और कहा कि वो अपने यूट्यूब चैनल से एड रेवेन्यू जनरेट करेंगे और उसका इस्तेमाल करके विवेक बिंद्रा के स्कैम के खिलाफ लीगल टीम हायर करेंगे। उन्होंने लोगों से भी कथित स्कैम के खिलाफ FIR करने और सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाने की अपील की। विवेक बिंद्रा को लेकर वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल भी एक्टिव हुए हैं। दरअसल विवेक बिंद्रा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो जातिवादी बातें कर रहे हैं। एक चैनल पर बैठकर वो कह रहे हैं शूद्र जो कि ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए है, यानी दिए हुए आदेश को मानने और उसे पूरा करने के लिए बना है। अगर उसे लीडर बनाओगे तो वो दिक्कत करेगा। शूद्र को नेता नहीं बनाना चाहिए वरना देश का नाश हो जाएगा। इसी इंटरव्यू में विवेक बिंद्रा आरक्षण को लेकर कहते हैं कि मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आरक्षण किसको मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए मैं उसके खिलाफ। इतना ही नहीं, वो आगे पत्रकार से सवाल पूछते हैं कि आप बताइए कि क्या आप अपने बेटे का इलाज एक ऐसे डॉक्टर से करवा सकते हैं जो कभी हॉस्पिटल गया ही नहीं, सीखा ही नहीं और बस आरक्षण से डॉक्टर बन गया है। इसके बाद दलित वॉइस उठाने वाले लोग भी विवेक बिंद्रा को निशाना बना रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल कहते हैं कि विवेक बिंद्रा संविधान विरोधी है। दिलीप मंडल ने विवेक बिंद्रा के कई स्क्रीनशॉट भी साझा किए हैं जिसमें वो 10 दिन का MBA कोर्स हिंदी में विज्ञापन देकर बेच रहे हैं। दिलीप मंडल कहते हैं कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उसे मालूम है कि गोबर पट्टी वाले अबोध बच्चे ही इस झांसे में ज्यादा फंसेंगे, इंग्लिश वाले यहाँ तो एक नहीं फंसेगा। विवेक ने गरीब छात्रों को लूटा है, सरकार जांच करे कि कितना लूटा। इसके कोर्स की मान्यता किस संस्था या यूनिवर्सिटी से है। विवेक के रुपए जब्त कर स्टूडेंट्स को लौटाए जाएं। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 6 जनवरी को अपने गंतव्य लैग्रेंजियन पॉइंट यानी L1 पर पहुंच जाएगा। ये पॉइंट पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है। एस सोमनाथ ने शुक्रवार को अहमदाबाद में पत्रकारों को बताया कि आदित्य L1 6 जनवरी को L1 पॉइंट पर पहुंच जाएगा। उचित समय पर इसके सटीक समय का ऐलान किया जाएगा। जब ये L1 पॉइंट पर पहुंचेगा तो हमें इंजन को एक बार फिर से चालू करना होगा ताकि ये आगे ना बढ़े। सोमनाथ के अनुसार एक बार जब ये उस पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो ये उसके चारों ओर घूमने लगेगा और L1 पर फंस जाएगा। उसके बाद ये 5 साल तक वहां रहेगा और आंकड़े जुटाएगा। ये आंकड़े न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम होंगे। जम्मू और कश्मीर के पुंछ और राजौरी में शनिवार को मोबाइल इंटरनेट सेवा सस्पेंड कर दी गई है। हाल ही में सेना की 2 गाड़ियों पर घात लगाकर हुए हमले में शामिल आतंकवादियों को पकड़ने के लिए भारतीय फौज का तलाशी अभियान जारी है। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में 5 सैनिकों की मौत हो गई। शनिवार को मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद करने के फैसले को पुंछ और राजौरी में 3 लोगों की रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई मौत से जोड़कर देखा जा रहा है। पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव होने वाला है। इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का चुनाव चिन्ह बैट यानी बल्ले को रद्द कर दिया है। इसके साथ चुनाव आयोग ने PTI में हुए आंतरिक चुनाव को भी अवैध घोषित कर दिया है। शुक्रवार को 11 पेज के फैसले में पाकिस्तान चुनाव आयोग ने कहा है कि PTI में नियमों के मुताबिक चुनाव नहीं हो रहे थे। BBC के अनुसार यमन की राजधानी सना में शनिवार को हमास के समर्थन में विशाल विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। राजधानी सना सहित यमन के अधिकांश इलाके पर ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों का कब्जा है और वो हमास को समर्थन देने का ऐलान कर चुका है। हूती विद्रोही लाल सागर से गुजरने वाले मालवाहक जहाजों पर ड्रोन और रॉकेट से हमले कर रहे हैं। इनका कहना है कि वो उन पर हमले कर रहे हैं जो इजराइल जा रहे हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।